Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड आज हमारी क्लास 3rd है एंड आई होप कि आपको क्लास 1 एंड क्लास 2 समझ में आई होगी, पसंद आया होगा सेशन। एंड अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए विद सिंपल लैंग्वेज। ओके, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। आज हमारी क्लास 3rd है। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के सूत्र। ओके, शिक्षण सूत्र क्या है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग डिटेल में समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, बहुत ही इजी है, मज़ेदार सेशन रहेगा आज का। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग समझने से पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। इसका कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। टीचिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस। टीचिंग एक आर्ट और एक साइंस मानी जाती है। ओके, टीचर रिक्वायर्स 2 थिंग्स। टीचर के पास 2 थिंग्स होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए नॉलेज, ओके, ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड, कंसेप्ट से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए टीचर के पास। एंड प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग किस तरह से करोगे वो पता होना चाहिए टीचर को। ओके, इन एक्चुअल क्लासरूम टीचर रिक्वायर्ड टू मैनेज द क्लास विद एक्सपीरियंस एंड डिसीजंस इन फॉर्म ऑफ मैक्सिम्स। मतलब जो क्लासरूम, रियल क्लासरूम जो होता है ना, उसमें टीचर को क्लास को किस तरह से मैनेज करना है उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए मैक्सिम्स के फॉर्म में। ओके, इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिम्स उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड डिसीजंस प्रॉपर ले सके, उनका पता होना चाहिए। ओके, फॉर सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग टीचर मस्ट नो एंड यूज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अगर क्लासरूम का जो इंटरेक्शन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर तरीके से करना चाहता है अगर टीचर, तो टीचर के पास मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग किस तरह से यूज करनी है और उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो ही क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल रहेगा। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एक टाइप के ना, बोलते हैं ना, फॉर्मूलाज हैं कि किस तरह से कैसे कैसे आप अपना सकते हो ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव वे में हो सके, सक्सेसफुल तरीके से हो सके। ओके, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। ये एक टाइप के बोलते हैं ना वेरीफाइड फॉर्मूलाज है, छोटे छोटे वेरीफाइड फॉर्मूलाज हैं और वो यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, मीन्स सार्वभौमिक रूप से अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये। इज दैट क्लियर? चाहे पूरी दुनिया में, चाहे बच्चा फ्रांस का हो, चाहे कहीं जर्मनी का हो, चाहे फिर कहीं और स्टेट कंट्री का क्यों ना हो, सभी जगह पे ये फॉर्मूलाज जो बोलते हैं, ये जो मैक्सिम्स जो होते हैं वो टीचर के द्वारा यूज किए जाते हैं। ओके, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव वे में हो सके। समझ में आ गया? These maxims help the teacher to teach systematically. Means ये जो maxims जो टीचर यूज करता है ना, उससे क्या होता है, जो भी वो सिखाना चाह रहा है ना टीचर, वो सिस्टमैटिकली ऑर्डर वाइज सीक्वेंस में चलता है। बहुत ही आसान तरीके से टीचर अपनी बात स्टूडेंट्स के आगे रख सकता है। ओके, समझा? बच्चे अंडरस्टैंड इजीली कर पाते हैं अगर बेस्ट मैक्सिम्स टीचर के द्वारा यूज किए जाए तो। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये पता लग गया कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। अब कौन से होते हैं हम ईच एंड एवरी पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, चलो फिर देखते हैं कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन टू अननोन। देखो फ्रेंड्स, आज जो मैं जितने भी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन करूंगी ना, डिस्कस करूंगी, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम्स में, स्पेशली सीटेट में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। ओके, फिर चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो चाहे हिंदी पेडागोजी हो, उसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, चलो फिर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज नोन टू अननोन। नोन टू अननोन क्या मतलब? ज्ञात से अज्ञात की ओर।
ओके, टीचर को हमेशा ये वाला प्रोसेस यूज करना चाहिए। बच्चों के सामने अगर कुछ भी नया टॉपिक लेके आते हैं तो टीचर को पहले जो बच्चों को पता है ना उससे शुरुआत करनी चाहिए। जो चीज पता है उससे शुरुआत करो, न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करो। बहुत ही इजी है ये, है ना। टीचर शुड फर्स्ट टेल द नोन थिंग्स एंड देन लिंक न्यू नॉलेज विद द नोन वंस। मतलब जिस चीज की जानकारी बच्चों के पास पहले से है उस नॉलेज को कनेक्ट करो न्यू नॉलेज के साथ। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर इज नॉट ब्लैंक। ये एक फैक्ट पे बेस्ड है कि बच्चे खाली स्लेट की तरह नहीं है, साफ ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही कुछ नॉलेज पहले से ही है, उनके पास कुछ जानकारी उनके पास है, वो ब्लैंक नहीं है। ओके, उनके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, ये एक फैक्ट है दैट लर्नर इज नॉट ब्लैंक स्लेट, not blank. Okay, it is considered that old knowledge lays the foundation of new knowledge. ऐसा माना जाता है कि जो पुरानी जानकारी है, पुरानी जो नॉलेज है ना, वो नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती है, मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करती है, कनेक्ट करती है बच्चों को। प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। प्रीवियस नॉलेज है ना बहुत ही हेल्प करती है, जो उनका बोलते हैं ना सोचने का दायरा होता है वो वाइडन हो जाता है, ब्रॉडन हो जाता है, दायरा बढ़ जाता है उन बच्चों का। ठीक है, और उनकी जो इंक्रीज एंड वाइडन करता है उनका सोचने का तरीका हो गया। ठीक है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना है टीचर को, टीचर बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करे न्यू नॉलेज के साथ। ओके, समझ में आ गया? बहुत इजी है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब टीचर जब भी क्लासरूम में कुछ भी नया लेसन स्टार्ट करते हैं ना तो हमेशा आसान से शुरू करना होता है, सरल से जटिल की ओर ले जाना चाहिए हमेशा। एकदम से आप डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ना बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तो हमेशा सिंपल से स्टार्ट करें। ओके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, सरल से जटिल की ओर। Okay, the teacher should start with simple things and ideas and this can be done with day-to-day examples. टीचर है ना कुछ भी नया टॉपिक, नया लेसन स्टार्ट करें तो हमेशा सिंपल थिंग्स, सिंपल आइडियाज से कनेक्ट करो बच्चों को, शुरुआत करो टॉपिक की, और ऐसे एग्जाम्पल्स लो जो उनके डे टू डे एक्टिविटी से, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड हो। वो एग्जाम्पल्स बेहतर तरीके से बच्चे समझ पाते हैं। ओके, देन ग्रेजुअली अ टीचर कैन मूव टू द कॉम्प्लेक्स टर्म। फिर धीरे धीरे टीचर को क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टर्म की तरफ ले जाना चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे। ओके, दिस क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग लर्नर्स टू एक्वायर न्यू नॉलेज। इससे क्या होता है कि बच्चों में उत्साह बढ़ता है, मतलब क्यूरियोसिटी आती है बच्चों में कि नया कुछ सीखना है, इंटरेस्ट जगता है कि हमें नई चीज सीखने को मिल रही है, नई नॉलेज की तरफ टीचर उनको ले जा रहा है। दिस इज हेल्पफुल इन बेटर रिटेंशन। ओके, उनका थिंकिंग पावर बहुत ही अच्छा हो जाता है बच्चों का, क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों को, नई चीज जानने की एक्साइटमेंट रहता है। फर्स्ट सिंपल थिंग शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग। आसान है, समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि शुरुआत हमेशा सिंपल थिंग्स से करनी है, डे टू डे लाइफ से, डे टू डे रूटीन में जो उनके हो सके एग्जाम्पल्स को लेना है, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टर्म की तरफ मूव ऑन करना है टीचर को। नॉलेज ऑफ सिंपल थिंग्स एनकरेज लर्नर्स सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। जो सिंपल थिंग्स की नॉलेज होगी ना वो बच्चों को एनकरेज करती हैं, लर्नर्स को एनकरेज करती हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। फॉर एग्जांपल, सिंपल सेंटेंस शुड बी टॉट फर्स्ट। सिंपल सेंटेंस पहले सिखाए जाने चाहिए, बाद में फर्दर क्या है, धीरे धीरे मूव ऑन करना चाहिए कॉम्प्लेक्स टर्म की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही हूँ मैं। ईच एंड एवरी पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ। मूर्त वो चीजें जिन्हें टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ओके। एंड एब्स्ट्रैक्ट वो जो माइंड में है, विचारों में है, थॉट्स में है, ओके, दिमाग में है। यहाँ तक समझ में आ गया कॉन्क्रीट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को पहले कुछ भी हो, एग्जाम्पल जो भी दे टीचर, वो रियल होना चाहिए, जिसे टच फील कर सके लर्नर, टच फील कर सके। फिर धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाओ, वो माइंड में कैलकुलेशन कर सके, माइंड में थिंकिंग थॉट आ सके उनके, ओके। द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैपन बेटर विद द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो टीचर है ना, क्लासरूम में अगर रियल ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं ना, तो बच्चों के माइंड में वो फिक्स हो जाती है इमेज, है ना। फिर आगे जाके उनको ये जो कॉन्क्रीट जो मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने माइंड में ही उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाती है धीरे धीरे, ओके। दे बिकम फैमिलियर विद एंड डेफिनाइट माइक्रो वर्ड्स फॉर देम एट अ लेटर स्टेज। ये इससे फैमिलियर हो जाते हैं धीरे धीरे, आगे आगे जब उनका लेवल बढ़ता जाता है ना थिंकिंग का, तो उनको फिर ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने माइंड में ही, दिमाग में ही उनकी थिंकिंग इतनी हाई लेवल की हो जाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उनका दिमाग चलने लग जाता है। तो टीचर अगर बेहतर तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करना चाहते हैं ना, तो टीचर को पहले शुरुआत कॉन्क्रीट से करना चाहिए। कोई रियल ऑब्जेक्ट्स लेकर जाओ क्लासरूम में, बच्चों को दिखाओ, है ना। जैसे कि ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, कॉन्क्रीट है, जैसे कि 2 चॉक्स दिखा रखे हैं इसमें, उनको पहले हाफ तोड़ दिया, ठीक है, बच्चों के आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो ये 1 चॉक है, इसको मैंने बीच से तोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, ठीक है। फिर सेम वे एक और चौक दिखाया, उसको 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो दिखा रहे, कैलकुलेशन होता जा रहा है साथ साथ, है ना। दिस टॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। मतलब कि ये क्या है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉन्क्रीट होता है जिसे टच फील कर सकें, ओके, जो रियल है, जो एक्चुअल है, हाथ में ले सकते हैं बच्चे, समझ सकते हैं उनको, पिक्चर अपने माइंड में फिक्स कर सकते हैं कि इसको ये बोलते हैं, इसको हम इस तरह से हाफ करेंगे तो ये इतना बन जाएगा, कैलकुलेशन उनके माइंड में हो जाता है, ओके। एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है विचारों में, जो उनके थॉट्स में है, उनके दिमाग में है, ओके। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस टू सिंथेसिस, मतलब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। इसमें क्या होता है, पहले तो ये समझ लो एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट। एनालिसिस करना मीन्स कोई एक प्रॉब्लम है, उसको टुकड़ों में तोड़ देना, ओके। एंड देन दीज आर स्टडीड, फिर उनको डिटेल स्टडीड करना, मतलब डिटेल में समझना। पता लग गया एनालिसिस क्या होता है, ओके। विश्लेषण क्या होता है पता लग गया, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, उसको टुकड़ों में तोड़ लो, फिर ईच एंड एवरी पार्ट्स को अच्छे से डिटेल स्टडी करो, ये होता है एनालिसिस। अब सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण क्या होता है, मीन्स टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट्स। मतलब जो एनालिसिस किए थे हमने, जो प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड किया था, उन पार्ट्स को हमने जब स्टडी किया तब उससे हमने क्या समझा, जो हमको नॉलेज मिली ना, वो संश्लेषण कहलाता है, वो सिंथेसिस कहलाता है। अ टीचर शुड यूज एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड। टीचर को हमेशा ये मेथड यूज करनी चाहिए, कौन सी, एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड। एनालिसिस टू सिंथेसिस की तरफ जाना चाहिए, ताकि बच्चे इजीली समझ पाए। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना उनको समझने में, तो पहले बच्चों को ये बताओ कि एनालिसिस करो, पहले प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट दो,
ईच एंड एवरी पार्ट को डिटेल स्टडी करो, और जो ईच एंड एवरी पार्ट को आपने समझा, जिससे आपको नॉलेज मिली, जो आपने नॉलेज एक्वायर की, उसे कहते हैं सिंथेसिस। बहुत ही इजी वे में समझा दिया देखो। लेकिन ना ये जो जितने भी मैं मैक्सिम्स आज लेकर आई हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, कोई भी साल का, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इंग्लिश पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे। A complex problem when divided into different parts can be understood easily। अब इस मेथड से क्या, इस मैक्सिम से क्या होगा, एनालिसिस टू सिंथेसिस में क्या होता है कि कितनी भी बड़ी जटिल प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो वो इजीली समझ में आ जाती है, समझना बहुत ही आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी टीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड देन द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। जैसे कि टीचर समझा रहा है बच्चों को, डिफरेंट पार्ट समझा रहा है सेंटेंस के, फिर बाद में क्या होता है, लर्नर अपने आप समझने लग जाता है कि ये सेंटेंस का क्या मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट वन, इंडक्शन टू डिडक्शन, आगमन से निगमन विधि। आगमन से निगमन की ओर जाना बहुत ही इजी है। आगमन मीन्स एग्जाम्पल से रूल की तरफ। हमेशा जब भी टीचर क्लासरूम में बच्चों के सामने नया लेसन प्रेजेंट करें तो हमेशा टीचर को ये ध्यान रखना है कि हमेशा शुरुआत एग्जाम्पल से करें। ओके, और हो सके तो एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड हो। ओके, तो वो एग्जाम्पल धीरे धीरे आगे जाके रूल की तरफ जाने चाहिए। ओके, तो बच्चे क्या है, इजीली समझ जाते हैं एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जाना। इन इंडक्शन फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड देन अ कंक्लूजन इज ड्रॉन। इंडक्शन में, आगमन में हमेशा क्या होता है, शुरुआत में कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाता है। और डिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें पहले रूल बताए जाते हैं, फिर बाद में बोला जाता है कि खुद से एग्जाम्पल दो। ओके, तो देखो आप है ना सिर्फ एक इंडक्शन याद रख लोगे ना तो आपको डिडक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है इंडक्शन का जस्ट उल्टा डिडक्शन है। तो सिर्फ इंडक्शन याद रख लो ना कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव में क्या होता है, फ्यू एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर उनको कंक्लूजन निकालने को बोलते हैं, मतलब रूल निकालने को कहते हैं। ओके, डिडक्शन जस्ट उसका अपोजिट है। एंड टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। टीचिंग जो हमेशा होनी चाहिए ना क्लासरूम में, वो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, कैसे प्रोसीड होनी चाहिए, इंडक्शन से डिडक्शन की ओर जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, होल टू पार्ट। अब ये होल टू पार्ट में क्या होता है, समग्र से हिस्सों की ओर जाना है। फ्रॉम होल टू पार्ट, इसमें होता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूवन दैट वी फर्स्ट सी द होल ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स पार्ट। अब देखो जैसे कि कोई छोटा बच्चा भी है ना, उसको अगर आप कोई खिलौना, उसको है ना बड़े खिलौने पहले दिखाई देंगे, होल ऑब्जेक्ट पहले दिखता है, फिर उसको छोटा सा खिलौना, छोटा सा कोई टॉय दिखेगा, स्मॉल सा। बिग वन वो पहले देखते हैं, स्मॉल उनको बाद में ध्यान आता है। सेम ये यही है, होल टू पार्ट की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी परसीव द ट्री। जैसे हम देखते हैं, कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हम कहीं रुकते हैं, ट्री देखते हैं, तो पहले हमारा ध्यान ट्री की तरफ जाता है कि वाओ कितना बड़ा ट्री है, फिर हम उसके ट्रंक देखते हैं, उसके लीव्स देखते हैं, उसके ब्रांचेस देखते हैं, एक्सेट्रा। आगे समझ में। In simple terms, we can say that introduction or overview of the topic is important. सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो इंट्रोडक्शन और जो ओवरव्यू है ना टॉपिक का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। फर्स्ट द होल लेसन शुड बी टॉट एंड देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज्ड एंड स्टडीड इंटेंसिवली। मतलब कि टीचर पहले पूरा, तो जैसे होता है ना पोएम है, कोई पोएम पूरे रीड आउट कर देते हैं मैम, टीचर पूरी एक होल पोएम उन बच्चों के आगे समझा देते हैं, फिर उनके छोटे छोटे बोलते हैं ना, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ओके, इस लाइन का क्या मतलब है,
पोएट क्या कहना चाह रहा है, वो फिर एक एक पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हुए जाते हैं। ओके, एज अ होल कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं और बाद में पार्ट्स को समझा रहे होते हैं टीचर। इसमें पूरी कहानी पहले समझाते हैं, फिर पार्ट्स को समझाते हैं। पार्ट्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, इस लाइन का क्या मतलब है लेखक के द्वारा, वो सब कुछ समझा देती है टीचर बाद में। इज दैट क्लियर? आई थिंक यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आज मैं। एंड फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि सीटेट का बस एग्ज़ाम आने को ही है, कुछ ही दिन रह गए हैं। एंड जो भी ये सीटेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी फ्रेंड्स आपके सीटेट के लिए प्रिपरेशन करें ना, एटलीस्ट उनके पास तो ये वीडियो शेयर कर ही दो। ओके, चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। बहुत ही इजी है। द स्टूडेंट शुड बी टोल्ड एग्जाम्पल्स फर्स्ट एंड देन लॉज एंड डेरिवेशन कैन बी एक्सप्लेन टू देम इजीली। मतलब कि बच्चों के सामने बच्चों को बोलना चाहिए कि पहले आप एग्जाम्पल्स दो, या फिर टीचर एग्जाम्पल दें, बाद में उनको लॉज और डेरिवेशन एक्सप्लेन करने चाहिए। दिस इज डन इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक्सपेरिमेंट में इन सब में हो सकता है ना। और कुछ डेमो दे रहे हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, कोई मॉडल बनाना है, कोई कुछ और प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर स्टेटमेंट शुड बी गिवन फर्स्ट एंड देन अ जनरल रूल शुड बी फॉर्म्ड। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पहले दे दिया जाता है, फिर बोलते हैं कि इसके ऊपर जनरल रूल आप फॉर्म करो। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स ऑफ टेंसेज, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो देखो फ्रेंड्स, आज का यही सेशन था। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।